Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about electron transport chain from chapter 4 Bioenergetics 4 class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we have to discuss about the electron transport chain, in which we have to discuss about steps involved in electron transport chain and the total ATP synthesis during the electron transport chain or respiratory electron transport chain. Now first we discuss about the electron transport chain, how we can define the electron transport chain. Basically it is a series of transfer of electron from NADH and FADH stepwise to the coenzyme Q and different cytochromes, and which is responsible to utilize their energy and produce or synthesis ATP. And this whole system constitute a chain system in the process of respiration, that is a cellular respiration or aerobic respiration, and therefore called as a इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. आपको जैसा अभी पहले बताया कि क्या होता है, जो हमारे पास NADH और FADH जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होते हैं. अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पेरोविक एसिड और क्रेब्स साइकिल को आप डिस्कस कर चुके हैं. अब हम उसके लास्ट स्टेप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का जो या सेलुलर रेस्पिरेशन का पढ़ रहे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. अब बेसिकली जो NADH और FADH जो आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन में बन चुके थे, जो पिछले स्टेप्स में बन चुके हैं, अब उनको फर्दर क्या किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी करेंसी पे जो हमारे पास ATP है. और उस ATP की कन्वर्जन के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स के पास लेकर आए जाते हैं, और ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं या सिंथेसिस होती है इनसे ATP की, और ये जो होल प्रोसेस होता है वो चेन फॉर्म में होता है. दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले जो NADH है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी, दिस reduce in the mitochondria transfer electrons from FAD reduce into FADH and itself oxidized into NAD. जो आपके पास जो NADH है वो ग्लाइकोलाइसिस में जो बनी है, फिर इसके अलावा जो ये रिड्यूस फॉर्म में जो क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज़ किए जाएंगे कि वो FAD को रिड्यूस करके FADH में कन्वर्ट कर दें, और ख़ुद जो है NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट हो जाएगी. जब FAD से जो आपके पास FADH है, FADH से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कोएंजाइम Q के पास, देन दिस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस स्टेप वाइज फ्रॉम साइटोक्रोम B to cytochrome C, then cytochrome C to cytochrome A, and at last they are moved towards the cytochrome A3. मतलब ये आपने बात याद रखनी है कि ये बेसिकली क्या तो स्टेप वाइज ये मूव करते हैं, हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं. बेसिकली हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स कहलाते हैं, और दिस प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव द हाई एनर्जी. व्हेन दे मूव स्टेप वाइज देन देयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड कन्वर्ट द सिंथेसिस ऑफ ATP. क्या होगा, जो FAD है या NADH है, इससे जो हाइड्रोजन जब मूव करेंगे, इससे जो ये एनर्जी यूटिलाइज़ की जाएगी वो बेसिकली क्या बना जाएगी, ATP की सिंथेसिस की जाएगी. और फर्दर मोर जब एट लास्ट पे जो हाइड्रोजन रह जाएगा, जिस जो लो, अब जारी बात है उसकी एनर्जी यूटिलाइज होते होते तो उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी, और जब उसकी लोअर एनर्जी वाला जो हाइड्रोजन आयन आएगा वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा, अल्टीमेटली हमारे पास वाटर फॉर्म कर जाएगा. तो इस पूरे होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको अब हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे. ये लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचता है वो ऑक्सीजन के साथ राइट करेगा एंड देन फॉर्म द वाटर. तो अब हम देखते हैं ये अब हमारे पास इसमें जो है जो Q और आपके पास एंजाइम Q और साइटोक्रोम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड जो FADH और NADH है उनको की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या एनर्जी रिलीज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे अलोंग द सीरीज ऑफ
कैरियर एंड दे लॉस एनर्जी एट द ईच ट्रांसफ़र, और जिसकी वजह से क्या होता है जब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है और जब ये हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन में, तो इनकी एनर्जी जो है वो लूज़ होती है हर ईच ट्रांसफ़र पे, जिसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सम ऑफ दिस एनर्जी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड कैसे जो ATP बनाने के लिए कैसे कि वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन को जो है ATP पे जारी बात है वो कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एट लास्ट क्या होगा हमारे पास कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ईच नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज एट लोअर एनर्जी लेवल एंड देन द प्रीवियस वन। जो आपके पास जो पहले बार जो जिसकी पहले एनर्जी यूटिलाइज की गई है हाइड्रोजन आयन की, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द जब वो नेक्स्ट स्टेज पे या नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास जाएगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या है इससे मुराद ये कि जो प्रीवियस वन हो रहा है जिससे पहले आपने एनर्जी यूटिलाइज की है, अब वो जब सेकंड स्टेप पे गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी है लोअर होगी, और फर्दर मोर उसकी एनर्जी लोअर होती जाएगी, ताकि जो उसके वो लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है और जो वो लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारे पास ATP प्रोडक्शन हो रही है। और एट दी एंड क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, हाइड्रोजन आयन बाइंड करेगा और वाटर को फॉर्म कर देगा। अब हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास NADH है, ये देखें आपके पास जो फर्स्ट स्टेप का है, जो सबसे पहले आपके पास NADH है, इधर NADH डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो ये देखें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो जो आपके पास सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है जिसे हम क्या बोलेंगे NADH डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स दे आए, और इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ये जो कोएंजाइम है हमारे पास बेसिकली ये जो NADH डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बना, ये जो कोएंजाइम है दे आर रिस्पॉन्सिबल दैट द NADH2 से ट्रांसफर द हाइड्रोजन टू FADH। ये क्या करेगा NADH से हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा किधर FADH की तरफ, FADH2 की तरफ। अब जब आपको मैंने पहले बताया था कि जब हाइड्रोजन की ट्रांसफ़र होती है तो बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो है एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा और ATP की प्रोडक्शन की जाएगी। तो हम फर्स्ट स्टेप में को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट कोएंजाइम NADH2 transfer the hydrogen to FADH and reduce it to the FADH2 और अपने साथ क्या हो रहा है itself oxidize to NADH and itself oxidize into NADH। फिर आपको पहले स्टेप को फिर डिफाइन कर देता हूँ कि आपके पास क्या होता है द फर्स्ट कोएंजाइम NADH transfer the hydrogen to the FAD and reduce it to the FADH2 and itself oxidize to NADH, and energy released during the process is picked up by the ADP। अब जारी बात है जो इससे एनर्जी जो रिलीज होगी वो कौन यूटिलाइज करेगा ADP and inorganic phosphate ion to synthesize the ATP molecule। जो इसके बाद क्या होगा आपका जो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किधर यूटिलाइज होगी है, वो ADP और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन आपस में कंबाइन हुआ और एक आपके पास ATP का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द ये क्या था पहला फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की मदद से आपके पास ATP की प्रोडक्शन हुई, जिसके अंदर क्या हुआ NADH जो है बेसिकली क्या होगा वो अपने हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र करेगा FADH की तरफ और वो FADH खुद रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा और जो NADH है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा और उसकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाएगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी जो है ATP। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपके पास ये FADH2 जो मॉलिक्यूल बना है विद ये जो NADH ने जो रिड्यूस फॉर्म बनाई है किसकी FADH की। अब इसका क्या करता है FADH रिड्यूसेस कोएंजाइम Q। अब देखें जी FADH जो है ना रिड्यूसेस कोएंजाइम Q, ये आपको Q नज़र आ रहा है ना।
स्टूडेंट्स अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखें तो आपको क्या क्यू नजर आ रहा होगा। अब क्या है कि सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, FADH रिड्यूसेस कोएंजाइम Q, मतलब FADH खुद क्या हो जाएगा, FADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जारी बात है, इधर से एनर्जी रिलीज करती जाएगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रही है, FADH बन गई, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म बन गई और इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो किधर चलेगी, कोएंजाइम Q के पास चलेगी। जब ये एनर्जी कोएंजाइम Q को दे देगा, देन दिस मॉलिक्यूल इटसेल्फ बिकम ऑक्सीडाइज, FADH बन जाएगा। अब फर्दर और क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल, अब जो आपके पास जब ये क्यू एंजाइम तक इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर फर्दर हम क्या कहते हैं, दिस मॉलिक्यूल, जो आपके पास ये जो क्यू मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B, ठीक है कि क्या हुआ, दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B एंड फिर जारी बात है जब ये साइटोक्रोम B के पास जाएगा, देन दे फर्दर मूव टुवर्ड्स द साइटोक्रोम C के, फिर हमारे पास साइटोक्रोम Q से साइटोक्रोम B की तरफ चला गया, फिर साइटोक्रोम B से ये साइटोक्रोम C और ये फर्दर मूव, इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती जाएगी, यूटिलाइज होती जाएगी और आपके पास क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ATP की प्रोडक्शन होती जाएगी। तो इसके बाद जो आपके जब FADH रिड्यूस हो जाता है कोएंजाइम Q में, देन दिस जब इसके पास एनर्जी पहुंच जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कोएंजाइम Q है आपके पास, कौन सा, कोएंजाइम Q, थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, दी कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज एंड साइटोक्रोम B इज रिड्यूस। अब कोएंजाइम Q क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस कर देगा, साइटोक्रोम B को रिड्यूस कर देगा। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम B जो होगा पास टू द साइटोक्रोम C, तो जारी बात है साइटोक्रोम B से जो है वो साइटोक्रोम C के पास चले जाएगा, तो साइटोक्रोम C को जो है को वो रिड्यूस कर देगा और खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर साइटोक्रोम C जो साइटोक्रोम A को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और इसी तरह साइटोक्रोम C खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर एंड पे आपके पास क्या होगा, ये एनर्जी किधर चली जाएगी, A3 को जो है वो रिड्यूस कर देगी, साइटोक्रोम A3 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और खुद ये जो साइटोक्रोम A है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और एट लास्ट जब हाइड्रोजन रह जाएगा, इसकी सारी एनर्जी यूटिलाइज कर लिया, ये देखें इधर एनर्जी लेवल बना हुआ है, जब इसकी एनर्जी सारी यूटिलाइज कर लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP सिंथेसिस के लिए, तो एट लास्ट जो हाइड्रोजन बच जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। और ये प्रोसेस जो हो रहा है वो साइक्लिक प्रोसेस में हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समटाइम इसको हम रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। तो ये बोर्ड में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, कभी वो कह सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, या वो ये दे सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तो था आपके किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में था। फिर इसके जरा स्टेप्स को जो है ना वो रिव्यू कर लेते हैं हम कि कैसे ये स्टेप स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो आपके पास क्या जी, NADH है, 4 कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, जो क्या करेगा, NADH से जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इससे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो FAD को कन्वर्ट कर देगी FADH2, ये रिड्यूस फॉर्म में चलेगी और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गई। तो FADH क्या है कि वो रिड्यूस फॉर्म में आ गई और हमारे पास जो NADH था वो को इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया और इसकी एनर्जी यूटिलाइज आई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। इन द सेकंड स्टेप, इन द सेकंड स्टेप FADH मॉलिक्यूल, अब क्योंकि रिड्यूस फॉर्म में FADH मॉलिक्यूल क्या होगा, इज ऑक्सीडाइज इनटू FAD and their energy is utilized by the coenzyme Q and the coenzyme Q become the reduced। coenzyme Q क्या हो जाएगा, सारी बात है रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो रिड्यूस फॉर्म है, the reduced coenzyme utilize their energy to reduce the cytochrome B। अस्सलाम, जब आपके पास साइटोक्रोम, जब आपके पास ये साइटोक्रोम B के पास
एनर्जी पहुंच जाती है, हाइड्रोजन जब पहुंचते हैं तो ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब साइटोक्रोम क्यू से जो कोएंजाइम क्यू है, जब ये रिड्यूस फॉर्म में होता है, इसके पास एनर्जी आई, फिर ये फर्दर इसको मूव कर देगा साइटोक्रोम बी के पास, तो साइटोक्रोम बी जो है वो रिड्यूस फॉर्म में चली जाएगी और साइटोक्रोम क्यू ऑक्सीडाइज फॉर्म में। फर्दर मोर साइटोक्रोम बी जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में तब जाएगी जब ये साइटोक्रोम सी को, जो साइटोक्रोम सी बना है उसको क्या कर देगी, जो है रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी और साइटोक्रोम बी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर इसी तरह साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम जो ए है वो रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा और फिर इस तरह साइटोक्रोम सी जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा और एट लास्ट में जो है आपके पास जब लो एनर्जी रह जाती है तो जो साइटोक्रोम A3 है वो रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है और साइटोक्रोम ए जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है। और उसके बाद जब साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज होता है तो उससे जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसकी वजह से जो है वाटर फॉर्म कर जाता है। और ये सारा साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अब फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें जो एडिशन हो रही है फॉस्फेट, जारी बात आपने पहले भी ये पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन की एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर जिसको हम फॉस्फो रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसमें दो तरह की फॉस्फो रिलेशनशिप हो रही है, एक हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप है और एक हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब मॉलिक्यूल्स अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से जो एटीपी प्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप। मतलब इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस व्हेन द एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी, दिस एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप। आपके पास जब NADH और FADH जो है उनके पास जो एनर्जी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं वो जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो आपने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से जब वो आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है सीरीज चेन ऑफ रिएक्शन में, तो जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता है और जिसकी वजह से NADH जो है ऑक्सीडाइज होगा और वो आपके पास 3 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको जनरेट करके देगा। और इसी तरह FADH जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करते हैं जब वो ऑक्सीडाइज होगी FADH। तो आपने बात याद रखनी है कि NADH ऑक्सीडाइज होते हैं तो कितने हमें मॉलिक्यूल देते हैं, 3 ATP के मॉलिक्यूल देते हैं और FADH जो है वो हमें 2 मॉलिक्यूल देते हैं ATP के। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हो जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में तो हमारे पास नेट गेन, तो हमारे पास जो नेट गेन आते हैं जो टोटल हमारे पास जो नेट जो यहाँ पे मौजूद है, नेट गेन का मतलब जो मौजूद है वो 36 ATP मॉलिक्यूल आते हैं। अब इसमें से आपने ये बात याद रखना है कि जो 32 ATP प्रोडक्शन है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप में हुई है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल चली है और जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है उसकी वजह से जो आपके पास प्रोडक्शन हुई है ATP सिंथेसिस की वो 32 है। और जो अगर हम बात करें जो सबस्ट्रेट लेवल पे जो आपके पास प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीडेटिव लेवल में आपके पास 32 जो हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट जो है वो रिलेशनशिप है वो 32 ATP सिंथेसिस ऑफ आपके पास जो ATP हो रही है वो 32 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ATP के। और अब अगर हम बात करने हैं सबस्ट्रेट लेवल की तो आपके पास 4 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में जनरेट होते हैं जो कि जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो हमने उसको डिस्कस भी किया था। और इसी तरह क्रेब्स साइकिल में भी 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं ATP के। क्रेब्स साइकिल में जब वो GTP में कन्वर्ट हुआ था, GTP जब आपका GTP में कन्वर्ट हुआ था वो जब आपका स्टेप हमने डिस्कस किया था जिसमें आपका सक्सीनेट जनरेट हो रहा था और उसके बाद हमने ये कहा था कि यहाँ पे भी ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप हुई है तो उस नतीजे में भी हमारे पास 2 ATP
प्रोड्यूस होते हैं। तो 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, तो टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एट द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप विच वी हैव टू डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर। और 32 जो है वो एटीपी प्रोडक्शन हो रही है हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप है, जिसमें NADH और FADH इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर NADH प्रोड्यूस हुई है उसकी वो हमारे पास जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप होती है, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उनकी कन्वर्जन होती है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप बोलते हैं। और आपके पास टोटल 32 एटीपी प्रो आएंगे। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो टोटल नेट गेन हमारे पास 36 एटीपी आएंगे। फर्दर मोर अब हम इसको ज़रा टेबल फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि अब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। और अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रही है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रही है। सबसे पहली बात जो है ग्लाइकोलिसिस की कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के आपके पास 2 स्टेप है जिसको हमने पढ़ चुके हुए, एक हमने प्रिपरेटरी फेज का, एक ओपेव फेज का। प्रिपरेटरी फेज में जो है ना ये देखिए -2 लिखा गया, इधर क्या है बेसिकली 2 एटीपी जो है वो यूटिलाइज होते हैं ताकि जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, वरना 2 एटीपी जो है कंज्यूम किए जाते हैं। उसके नतीजे में ओपेव फेज में क्या है कि 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है बनाए जाते हैं इन द रिजल्ट ऑफ जब ग्लाइकोलिसिस का जो पेव फेज है, जिसमें पैरोबिक एसिड जो आपका जब बनेगा तो उसमें 4 एटीपी जनरेट होंगे और साथ 2 NADH के मॉलिक्यूल भी जनरेट होंगे। यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है कि ये जो NADH जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हुए हैं ये आपके पास बेसिकली कहाँ पे जनरेट हुए हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। और आपने ये बात याद रखनी है कि NADH दैट इज द की पॉइंट, दैट इज द की पॉइंट के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर NADH विच इज इनपरमिएबल टू द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनपरमिएबल है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जिससे वो पास नहीं कर सकते। दे यूटिलाइज द एनर्जी टू पास द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इस वजह से आपने ये बात याद रखनी है कि आपको मैंने पहले जो अब हम ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 molecule of NADH give us the 3 ATP molecule, but in the case of glycolysis the NADH molecule gives 2 ATP molecule because the NADH present in the cytoplasm is impermeable to the mitochondrial membrane। इसकी रीजन क्या है कि वो इनपरमिएबल है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो जो है मूव जो है इनसाइड मूव NADH नहीं कर सकती, क्योंकि NADH की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप हो रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशनशिप तब भी होगी जब ये मूव करेगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उससे पहले इसकी जो है वो जो है फॉस्फो रिलेशनशिप नहीं हो सकती, जिसके लिए क्या होता है कि इसको एनर्जी की यूटिलाइज की इसको तो ज़रूरत होती है। तो 2 ATP इसके जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में जो हमारा एक NADH का मॉलिक्यूल है वो हमें 2 ATP देगा। तो इसका मतलब है 2 NADH के मॉलिक्यूल हमें सिर्फ 4 ATP के मॉलिक्यूल देंगे। बनने कितने चाहिए थे? 6 बनने चाहिए थे, लेकिन 2 क्या हो गए? यूटिलाइज हो गए। इसलिए हमारे पास जो नेट गेन आया, इसलिए जो हमारे पास नेट यील्ड आई है ATP की इन ग्लाइकोलिसिस जो NADH के जरिए आई है वो हमारे पास सिर्फ 4 ATP के मॉलिक्यूल आए हैं। अब फर्दर हम अपने जो है सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमने डिस्कस किया था लो रिएक्शन के बारे में, जिसको हम पायरोवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट हुए थे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करते हैं। तो उसकी वजह से हमें कितना मिल जाता है आपके पास, जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जब पायरोवेट जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर हो जाती है तो लिमिट रिएक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पायरोवेट ऑक्सीडेशन। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये 2 NADH जो है जनरेट हो रहे हैं, तो इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल हमें एक NADH का मॉलिक्यूल हमें कितने ATP देगा? 3 ATP देगा। तो टोटल हमारे पास 6 ATP आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमारे पास ये जो NADH है हमें कितने ATP मॉलिक्यूल दे देंगे? 6 जो है वो हमें ATP मॉलिक्यूल पायरोवेट ऑक्सीडेशन के नतीजे में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 6 जो है वो हमारे पास
क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 6 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 FADH मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बात याद रखेगा कि 6 NADH के मॉलिक्यूल, 2 FADH के मॉलिक्यूल और 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप के नतीजे में ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये याद रखेगा, ये जो 2 लिखा हुआ है 2 तो आगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप के नतीजे में, जिसको मैंने आपको बताया था कि जब क्रेब्स साइकिल के अंदर गवर्नियन डाइफॉस्फेट जो है GTP में कन्वर्ट होती है, तो जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल जो है ATP का प्रोड्यूस होता है। वो आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ ATP है दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप, क्योंकि दो पैरोवेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो 2 अलग अलग साइकिल्स चल रही होती हैं, 2 टर्न्स चल रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स आएंगे एट द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप। तो 2 तो ATP हो गए आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप के नतीजे में। 6 NADH के टोटल मॉलिक्यूल बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, जिससे आपके 3 जो है वो बनेंगे, एक मॉलिक्यूल देगा, एक NADH का मॉलिक्यूल देगा, तो जिसका मतलब ये होगा 3, 6 और 18 आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में। आपके पास जो है 18 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। FADH 2 ATP के मॉलिक्यूल देगा, तो इसके जाहिर बात है 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल देते हैं और 2 FADH मॉलिक्यूल हैं, तो 4 ATP आ जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में। तो अगर हम टोटल ATP, अब 2 तरह से पूछा जा सकता है, MCQ 2 तरह से आता है कि नेट गेन ATP कितनी होती है और टोटल ATP जनरेशन कितनी होती है। अगर तो नेट गेन पूछे, अगर तो नेट गेन के बारे में पूछे कि नेट गेन कितना है आपके पास, नेट का मतलब है जितना आपके हाथ में मौजूद है, जितना आपके पास मौजूद है। तो अगर नेट गेन की बात की जाए तो आपके पास कितना आएगा 36, और अगर टोटल यील्ड की बात की जाए तो आपके पास कितना आएगी 38। कैसे कि अगर 4 इधर बने, 4 यहाँ बने, 8 और 6 यहाँ पे बन गया आपके पास 8 और आप 6 करेंगे तो 14 हो जाएंगे, 14 और 2 16 और आप जब 18 करेंगे तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे 34 यहाँ तक 34 हो गए, और 4 जमा करेंगे तो आपके पास कितने होंगे 38। तो टोटल यील्ड आपके पास ATP की कितनी आ गई 38। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो 4 ATP है, 4 ATP में से 2 ATP हम नेट करेंगे, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस में देखें ATP मेड बाय द ग्लाइकोलिसिस, नोट द नेट यील्ड फॉर द ग्लाइकोलिसिस विल बी द 2 ATP। 4 तो ATP बने, लेकिन 2 क्या हो जाते हैं यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 आपके क्या हो जाते हैं यूटिलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे -2, ये जो -2 करेंगे तो -2 जब आप 4 में से करेंगे तो पीछे कितने रह गए 2 ATP। तो 38 में से 2 को माइनस कर दे तो नेट गेन आपके पास कितना आ गया 36। तो अगर आपके पास मेडिकल के पेपर में मतलब अगर आप किसी भी एंट्री टेस्ट पे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे बैठे हुए हैं, तो अगर MCQ जी आ जाए टोटल आपके पास टोटल नेट गेन कितने आए हैं आपके पास ATP, तो आपने 36 ATP लिखना होगा। टोटल ATP कितने आए हैं नेट क्या उसने नहीं पूछा, और ऑप्शन 38 दे दिया है, तो फिर आपने 38 ATP को करेक्ट ऑप्शन जो होगी आपकी वो 38 ATP होगी। नेट गेन तो का पूछ लिया तो आपकी करेक्ट ऑप्शन 36 होगी। तो ये थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए क्या होता है कि ATP की प्रोडक्शन होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है नेट गेन 36 ATP प्रोड्यूस करती है, और जिसकी वजह से हमारी ये ओवरऑल जो है साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसके नतीजे में 36 ATP की प्रोडक्शन होगी। तो आज तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप, कीमोस्मोसिस, जो आपके पास सबस्ट्रेट लेवल प्लस ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोरिलेशनशिप है उसको हमने डिस्कस किया। फर्दर मोर जो है हमने इसके स्टेप्स को पढ़ा कि कैसे जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, कि एक जो दूसरे को रिड्यूस करता है तो वो सब ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस तरह वो एनर्जी को क्या करता है वो पास ऑन करता जाता है, और जिसके नतीजे में ATP की प्रोडक्शन होती जाती है। तो आज तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशनशिप, और कैसे एनर्जी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है और कितनी हमारे पास नेट बनती है, उसको हमने क्या किया डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम जो है अब हम कीमियोस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो है ये जो एनर्जी जो बन रही है
बेसिकली जो ये केमिकल जो आपके पास जो साइकिल चली है, ये हाइड्रोजन और प्रोटॉन पंप ये कैसे जो है वो रिलीज हो रही है, जिसे हम डिफ्यूज हाइड्रोजन आयन से कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिस प्रोसेस को हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। इसकी डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज तो हमने जो था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में था, नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कीमियोस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।